नमस्कार, स्वागत है आपका करियर एजुनेस्ट। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेमेस्टर 5th का जो माइनर पेपर है होम साइंस सब्जेक्ट का, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। इस पेपर की कंप्लीट वन शॉट क्लास को हम डिस्कस करने वाले हैं और एज यूजुअल अपनी क्लास हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के स्टूडेंट को ध्यान कर बनाई गई है। ये आपका सिलेबस है इस पेपर का, बहुत आसान सा सिलेबस है और एक बार पढ़ते ही आपके माइंड में पूरी की पूरी चीज़ें सेट हो जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए बात करते हैं यूनिट फर्स्ट के साथ। यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले आपका आता है रूरल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, कि ग्रामीण विकास अवधारणा। नाम से ही समझ में आ रहा है ग्रामीण विकास यानी कि गाँव का विकास। अब गाँव का विकास करना है तो कैसे होगा? गाँव में लोगों को अपलिफ्टमेंट करना, गाँव में लोगों का स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड को ऊँचा उठाना, उनको एजुकेशन देना, उनकी हेल्थ फैसिलिटीज़ वहाँ पे बढ़ाना, एटसेट्रा, एटसेट्रा। इन सारी बातों के लिए जो काम करती है गवर्नमेंट, उसको क्या कहते हैं? रूरल डेवलपमेंट। तो चलिए देख लेते हैं थ्योरेटिकली। रूरल डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। अर्थात ग्रामीण विकास ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार लाने की क्या है? एक प्रक्रिया है। यानी कि जो रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को क्या करना? इम्प्रूव करना। दैट इज द रूरल डेवलपमेंट। इट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल, एजुकेशनल एंड कल्चरल डेवलपमेंट अलोंग विद इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें कृषि, स्वास्थ्य और आधारभूत सुविधाओं के साथ-साथ आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास भी शामिल होता है रूरल एरिया का। यानी कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार डेवलप करे ही करे, साथ ही में लोगों को इस तरीके से स्किल्ड करे कि उनका आर्थिक विकास भी हो, उनका सामाजिक विकास भी हो, उनको एजुकेशनल क्वालिटीज़ भी उनकी बढ़े और साथ ही में उनका सांस्कृतिक विकास भी हो। वो सारी ओवरऑल यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट को रूरल डेवलपमेंट कहा गया है। The main focus of rural development is to reduce poverty, inequality, and regional imbalance, and to promote self-reliance and sustainable growth in villages. ग्रामीण विकास का जो मेन उद्देश्य है, वो गाँव में गरीबी को कम करना, असमानता को कम करना। असमानता का मतलब कुछ लोग ज़्यादा अमीर है, कुछ लोग बहुत गरीब है, तो जो इस तरीके की जो इम्बैलेंस है, जो डिस्पैरिटीज़ है, उनको कम करना। क्षेत्रीय असंतुलन को कम करना, यानी कि एक एरिया ज़्यादा डेवलप है और एक एरिया बैकवर्ड है, वो कम करना। और गाँव में आत्मनिर्भरता और सतत विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। ये भी ग्रामीण विकास क्या है? मुख्य उद्देश्य है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर गाँव का ओवरऑल डेवलप करती है, उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं दोस्तों? रूरल डेवलपमेंट कहा जाता है। अब बात करते हैं रूरल डेवलपमेंट के इम्पोर्टेंस की, यानी कि ग्रामीण विकास का महत्व क्यों है? क्यों करना चाहिए ग्रामीण विकास? ये आपके देखो एग्जाम में नीड भी आ सकता है। व्हाट आर द नीड्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि रूरल डेवलपमेंट की आवश्यकता क्यों है? टू रिड्यूस रूरल पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि ग्रामीण गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के लिए ग्रामीण विकास का महत्व है। इट इम्प्रूव्स द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ रूरल पीपल, यानी कि ग्रामीण लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में इसका बड़ा ही रोल है या इम्पोर्टेंट रोल है। इट प्रोवाइड्स बेटर एजुकेशन, हेल्थ एंड बेसिक फैसिलिटीज। ये शिक्षा, स्वास्थ्य और मूलभूत सुविधाओं में सुधार लाता है। इट प्रमोट्स बैलेंस्ड डेवलपमेंट बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज, यानी कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संतुलित विकास को ये क्या करता है? बढ़ावा देता है। स्ट्रेंथन्स एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि और उससे जुड़े कार्यों को ये सशक्त बनाता है। एनकरेजेज सोशल इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, यानी कि जो कमजोर वर्ग है उनमें सशक्तिकरण और सामाजिक समानता को प्रोत्साहित करता है, उनको सशक्त बनाता है और सामाजिक तौर पे उनमें समानता को लाने की कोशिश करता है। इट रिड्यूस्ड माइग्रेशन फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज, यानी कि गाँव से शहरों की ओर जो पलायन होते हैं उसको ये कम करता है, क्योंकि गाँव से लोग शहरों की तरफ तभी जाते हैं जब गाँव में क्या नहीं होती? सुविधाएं नहीं होती। और जब रूरल डेवलपमेंट किया जाता है और गाँव में सुविधाएं लाई जाती है, तो लोग माइग्रेट होना क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो शहरों की ओर जो पलायन होता है उसको कम करने के लिए भी ग्रामीण विकास का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं एम ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यानी कि एम भी कह सकते हो, लक्ष्य कह सकते हो, गोल्स कह सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स कह सकते हो, कि रूरल डेवलपमेंट के क्या उद्देश्य है। टू इम्प्रूव द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ रूरल पीपल, यानी ग्रामीण लोगों की आर्थिक स्थिति में सुधार करना। टू प्रोवाइड बेसिक एम्यूनिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, वाटर एंड हाउसिंग, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और आवास जैसी जो बेसिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करना रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य है।
टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ इन रूरल एरियाज़, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को का सृजन करना रूरल डेवलपमेंट का उद्देश्य है। टू प्रमोट पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि लोगों का विकास कार्यक्रमों में ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो, उस जन सहभागिता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। टू एंश्योर सोशल इक्विलिटी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सामाजिक समानता के साथ-साथ समावेशी विकास को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। टू डेवलप सेल्फ रिलायंस अमंग रूरल कम्युनिटीज़, यानी कि ग्रामीण जो समुदाय है उनमें आत्मनिर्भरता विकसित करना इसका उद्देश्य है। टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ रूरल एरियाज़, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है का सतत विकास करना या सतत विकास प्राप्त करना इसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। ये थी अपनी यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में हम बात करते हैं पंचायती राज। पंचायती राज क्या होता है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है उसको। सबसे पहले बात करते हैं पंचायती राज की। देखो पंचायती राज क्या होती है, जैसे अभी जनरली आचार संहिता लगकर चुनाव होने वाले हैं पंचायतों के। पंचायती राज क्या होता है इसको समझते हैं। यानी कि हमने इस तरीके का चित्र खूब देखा होगा कि एक गाँव है, उसमें एक बड़ा-सा पेड़ है, पेड़ के आवाज़ गट्टा है और इधर पंच परमेश्वर बैठे हुए हैं, ठीक है? और सामने लोग बैठे हुए हैं, ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, ठीक है? इसको हमने क्या बोला था, ये गाँव की क्या है, पंचायत है। ग्राम सभा इसको कहते हैं कि गाँव के मुखिया लोग या पंच लोग इसमें डिसीजन लेते हैं और गाँव का रूल एंड रेगुलेशन बनाए रखते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारा अपना देशी कॉन्सेप्ट है और ये वर्षों से, हज़ारों साल से चला आ रहा है। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, पंचायत कहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं या पंचायत कहते हैं। यानी कि देखो अपने पास सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट से सारे काम नहीं होते। यानी कि एक पर्टिकुलर गाँव के किसी मोहल्ले में किसी व्यक्ति को अगर परेशानी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को या पीएम को इसकी भनक नहीं होती। तो हमने डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के बाद स्टेट गवर्नमेंट के बाद लोकल गवर्नमेंट, और लोकल गवर्नमेंट भी 2 पार्ट में, एक रूरल गवर्नेंस और एक हो गई अर्बन गवर्नेंस। रूरल गवर्नेंस में जो काम करती है उसको हमने कहते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, और अर्बन गवर्नेंस में जो काम करती है उनको हम कहते हैं नगर पालिकाएं। ऐसा एक सिस्टम बना होता है, इसको बोलते हैं लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण या डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। तो इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं कि क्या है पंचायती राज। पंचायती राज इज ए सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। पंचायती राज भारत में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है। इट एम्स टू डिसेंट्रलाइज पावर by transferring authority and responsibility for rural development to elected representative at the विलेज लेवल। यानी कि इसका जो उद्देश्य है वो सत्ता और जिम्मेदारियों का विकेंद्रीकरण करके ग्रामीण विकास से जुड़े निर्णयों को ग्राम स्तर पर चुने हुए प्रतिनिधि को सौंपना है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं पता चलेगा कि किसी पर्टिकुलर गांव में किसी को कोई परेशानी है क्या, तो पंचायती राज के थ्रू क्या होगा, वहाँ पे क्या बनाया जाएगा, सरपंच बनाए जाएँगे, वहाँ पे जिला प्रमुख बनाया जाएगा, जिला प्रधान बनाया जाएगा, वार्ड पंच बनाए जाएँगे। यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव होंगे जिनका चुनाव के द्वारा उनका क्या होगा, चयन होगा, और इस गाँव से रिलेटेड या उस एरिया से रिलेटेड जो काम होंगे, जो निर्णय होंगे वो इनको दिए जाएँगे और ये उनको बखूबी पूरा करेंगे। तो ये होती है ट्रांसफरिंग ऑफ अथॉरिटी, यानी कि डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन। The Panchayati Raj system enables people to participate directly in decision making and development activities related to their local area। यानी कि पंचायती राज प्रणाली लोगों को अपने क्षेत्र के विकास और निर्णय निर्माण में या निर्णय की जो प्रक्रिया है उसमें प्रत्यक्ष भागीदारी का अवसर प्रदान करती है। यानी कि हमने कहा हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है, और हमारा देश संसद है, और संसद में लोकसभा वगैरह जो चलती है उसमें हमारे द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं और देश को चलाते हैं। एक तरीके से लोकतंत्र हमारा राज है जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किया जाने वाला राज है। तो क्या हमारा डायरेक्ट वहाँ योगदान है? नहीं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि के थ्रू हमारा काम होता है, यानी कि अप्रत्यक्ष हमारा वहाँ पे क्या है, योगदान है एक तरीके से। लेकिन हम ये कहें कि लोकतंत्र तो हमारा है, यानी कि ये शासन हमारा है, तो हमें इस बात की जो अवसर हमें मिलता है, वो हमें किस में मिलता है? वो हमें पंचायती राज में मिलता है। यानी कि पंचायती राज में जो ग्राम सभा है, वो सारे काम
है और ग्राम सभा में सीधा किसकी भागीदारी होती है? लोगों की डायरेक्ट भागीदारी होती है। वो लोग अपना डायरेक्ट डिसीजन लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं यदि डायरेक्ट पार्लियामेंट देखना हो यानी कि प्रत्यक्ष संसद देखनी है, तो वह कौन है? ग्राम सभा में देखने को मिलता है यानी कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी ग्राम सभा में को मिलती है। The concept of Panchayati Raj is based on democratic decentralization where power flows from the bottom to the top यानी कि पंचायती राज की अवधारणा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है जिसमें सत्ता नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है यानी कि नीचे लोकल गवर्नमेंट है और ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट है। It plays a crucial role in rural development by ensuring people's participation, transparency, accountability, and efficient implementation of government programs। यानी कि ये ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि इसमें जन सहभागिता है, पारदर्शिता है, जवाबदेहिता है, सरकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन भी इसी से ही सुनिश्चित होता है। इसलिए इसका जो ग्रामीण विकास है उसमें बड़ा ही क्रूशियल और बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। The system was constitutionally recognized through the 73rd Constitutional Amendment Act 1992, which provided a uniform structure to Panchayati Raj institution across the India। यानी कि 73rd जो संविधान संशोधन अधिनियम जो 1992 में आया था, उसने पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक मान्यता दी, जिससे पूरे देश में इसकी एक समान संरचना स्थापित हुई। देखो वैसे तो पंचायती राज की बात करें तो 2 अक्टूबर 1959 को इसकी शुरुआत हो गई थी राजस्थान से। लेकिन शुरुआत में ये क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ था, तो अलग-अलग जगह पे यानी कि स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, तो अलग-अलग स्टेट में इसकी दशा और दिशा अलग-अलग थी और इसका कोई रेगुलेशन भी प्रॉपर था नहीं। इन सारी बातों को देखते हुए जब 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, तो उसके बाद इसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न दिया गया यानी कि इसका बातें सारी संवैधानिक कर दी गई। तब से पूरे देश में पंचायती राज यूनिफ़ॉर्म हो चुका है, पूरे देश में एक जैसा इसका क्या है स्ट्रक्चर है और उसके बाद इसका रेगुलेशन भी प्रॉपर है। इसके लिए फाइनेंस कमीशन बने, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन बने, इसके लिए नए आर्टिकल 243, 243 ओ ऐड हुए कॉन्स्टिट्यूशन में। इसके लिए काम करने के लिए सब्जेक्ट 29 ऐड हुए, इसके लिए चुनाव कैसे होंगे, इसके जो कैंडिडेट है उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, सारी बातें ए टू ज़ेड संविधान में लिखी, तब से इसका काम एकदम बढ़िया हो गया। आप जानना चाहते हो पंचायती राज के बारे में ज़्यादा तो मैं एंड स्क्रीन पे या इस वीडियो के एंड तक आपको क्लास बता दूँगा, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो क्लास जाके देखिए और पंचायती राज के बारे में डिटेल में वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अब बात करें स्ट्रक्चर ऑफ पंचायती राज यानी कि द पंचायती राज सिस्टम हैज़ द 3 टियर स्ट्रक्चर व्हिच इंक्लूड यानी कि पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली होती है। इसे समझ लेते हैं। ग्राम 3 लेवल पे होती है, ग्राम लेवल पे और ब्लॉक लेवल पे यानी कि खंड लेवल पे और जिला लेवल पे। ग्राम लेवल पे जो पंचायती राज होती है उसको नाम बोलते हैं हम ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत से जो ऊपर ब्लॉक लेवल पे होती है उसको बोलते हैं पंचायत समिति और जिला लेवल पे होती है उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला परिषद। ग्राम पंचायत का जो हेड होता है उसका नाम क्या होता है दोस्तों? तो हम कहते हैं सरपंच। पंचायत समिति का जो हेड होता है उसको कौन क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रधान और जिला परिषद का जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं? जिला प्रमुख। आई थिंक आप अब आप आराम से समझ गए होंगे। यानी कि ग्राम ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत की जो संसद होती है उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं यानी कि ग्राम पंचायत के ऊपर पंचायत समिति होगी, पंचायत समिति के ऊपर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि जिला परिषद होगी और ये तीनों लेवल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ग्राम पंचायतों की संख्या ज़्यादा होगी क्योंकि गाँव की संख्या ज़्यादा है, पंचायत समिति की कम, फिर जिला परिषदों की और भी कम होगी। आई थिंक आप इसको समझ गए होंगे, एक-एक को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत की यानी कि गाँव ग्रामीण स्तर पे। इट इज़ द लोवेस्ट लेवल ऑफ द पंचायती राज सिस्टम यानी कि ये पंचायती राज प्रणाली का सबसे निचला स्तर है। इट लुक्स आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द विलेज यानी कि यह गांव के प्रशासन और विकास कार्यों की देखरेख करने का काम करती है। फिर आती है ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति। इट एक्ट्स एज द लिंक बिटवीन द ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद यानी कि जो ग्राम पंचायत है और जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है उनके बीच में जो लिंक का काम करती है वो होती है पंचायत समिति। इट कोऑर्डिनेट्स डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एट द ब्लॉक लेवल ये ब्लॉक स्तर पर विकास कार्यक्रमों का क्या करती है? समन्वय करने का कार्य करती है। जिला परिषद जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करती है
It is the highest tier of the पंचायती राज सिस्टम एंड सुपरवाइजेज डेवलपमेंट एक्टिविटीज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी कि ये पंचायती राज प्रणाली का सर्वोच्च स्तर है और जिले में विकास गतिविधियों की क्या करती है, निगरानी करती है। दिस थ्री टियर सिस्टम एंश्योर्स इफेक्टिव प्लानिंग, कोऑर्डिनेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की, ये ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रभावी योजनाबद्ध का तरीके से उसका क्रियान्वयन होना, उसका समन्वयन होना और उसके जो रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो कि सरकार लेके आती है, जैसे मनरेगा है, मनरेगा एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इस तरीके के और भी जो प्रोग्राम होते हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन होना सुनिश्चित करता है कौन? ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का जो स्ट्रक्चर है ये। तो एग्ज़ाम में पंचायती राज आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ पंचायती राज काम क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में 29 विषय यानी 29 विषय लिखे हुए हैं जिन पे पंचायती राज काम करता है। प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि ग्रामीण विकास योजनाओं की तैयारी करता है और उन्हें क्रियान्वयन करने का काम करता है। प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन एंड अलाइड एक्टिविटीज, यानी कि कृषि, सिंचाई और सहायक गतिविधियों को यह बढ़ावा देता है, प्रोत्साहन कर देता है। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज, यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पेयजल सुविधाओं का क्या करता है? विकास करता है। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड एंड बिल्डिंग, यानी कि जो गाँव की सड़कें हैं, गाँव के जो सोशल वैल्यू की जो बिल्डिंग है, भवन है, अ, और जो ग्रामीण आधारभूत संरचना है उसका ये निर्माण करता है और उनका रख-रखाव करने का कार्य भी पंचायती राज करता है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट वेलफेयर एंड स्कीम, यानी जो सरकार की कल्याणकारी योजनाएँ होती है, जो विकास योजनाएँ होती है, वो पंचायती राज के थ्रू ही क्या की जाती है? लागू की जाती है, तो उनका इम्प्लीमेंटेशन का काम करता है। प्रमोशन ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट एंड जस्टिस, यानी कि महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय को ये क्या करता है? प्रोत्साहित देता है, बढ़ावा देता है। एनकरेजिंग पीपल्स पार्टिसिपेशन इन लोकल गवर्नेंस, यानी कि स्थानीय शासन में जन सहभागिता को प्रोत्साहित देता है, प्रोत्साहन देता है, और ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें क्या करें? भागीदार बने, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेशन करें। ये सारे काम पंचायती राज करता है। अब हम बात करेंगे यूनिट 3 की। यदि आप पंचायती राज के बारे में डिटेल में क्लास देखना चाहते हो तो हमने एक क्लास अपलोड कर रखी है अपने चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, कि राजस्थान में पंचायती राज। ये एक की क्लास है जो 20-25 मिनट की है। इस क्लास के बाद आपकी जो यूनिट सेकंड है, जिसमें आपके यहाँ पंचायती राज का जो सेगमेंट चल रहा है उसके बारे में आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और एग्जाम में आपका बहुत अच्छे से अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं यूनिट 3 की, जिसमें हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान की, यानी कि पंचवर्षीय योजनाएं कैसे स्टार्ट हुई, क्यों स्टार्ट हुई, वो सारी बातें हम करते हैं। द 5 ईयर प्लान इज ए सिस्टमेटिक प्लानिंग प्रोसेस अडोप्टेड बाय इंडिया फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, यानी कि पंचवर्षीय योजना भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए अपनाई गई एक व्यवस्थित योजना प्रक्रिया थी। यानी कि हमें देश का विकास करना था, हम आज़ाद हो गए 1947 में, उसके बाद हमें विकास करना था देश का, तो हमने जो एक योजनाबद्ध तरीके से जो हमने प्लान तैयार किया, जो कि 5 साल के लिए हमारी योजनाएँ बनती थी, ताकि हमारा आर्थिक विकास और सामाजिक विकास हो, उसके लिए जो योजना बनी, हमने जो व्यवस्थित सिस्टमैटिक जो स्ट्रक्चर फ़ॉलो किया, उसका नाम क्या है? 5 ईयर प्लान, जिसको दूसरा नाम इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं, यानी कि आर्थिक नियोजन जिसका नाम होता है। After independence in 1947, India faced problems like poverty, unemployment, low agricultural production and lack of industrial growth, यानी कि स्वतंत्रता के बाद भारत को गरीबी, बेरोजगारी, कम कृषि उत्पादन और औद्योगिक पिछड़ेपन जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिसके लिए हमने आर्थिक जो नियोजन है उसका हाथ थामा। To overcome these challenges, the government of India adopted the concept of planned development। इन समस्याओं से निपटने के लिए भारत सरकार ने नियोजित विकास की अवधारणा को क्या किया? अपनाया। The idea of 5 ईयर प्लान्स वाज इंस्पायर्ड बाय सोवियत यूनियंस प्लानिंग मॉडल, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाओं की प्रेरणा है वो हमें सोवियत संघ की योजना प्रणाली से मिली थी। यानी कि जो दुनिया में सबसे पहले यूँ कहे जो इकोनॉमिक प्लानिंग लाने वाला कंट्री था वो सोवियत था, जिसका पहला प्लान 1928 टू 1933 के बीच चला था। यानी कि जब द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ जो ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था 1930s का, उसमें
जो रूस है या सोवियत रूस है, वह इकोनॉमिक प्लानिंग को लेके चल रहा था, तो हमने वहीं से अडॉप्ट किया था प्लानिंग वाला मॉडल। द प्लानिंग कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 एंड द फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज लॉन्च्ड इन 1951, यानी कि 1950, एग्जैक्ट डेट बताऊं तो 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई और 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी, और हमारी पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। और हमने 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बनाया था, और ये योजना आयोग 1 जनवरी 2015 को खत्म कर दिया गया और इसकी जगह क्या आ गया, नीति आयोग बना दिया गया। ये सारी बातें हैं। These plans aimed at the planned use of resources to achieve rapid economic growth and social justice, यानी कि इन योजनाओं का, यानी कि जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, इन योजनाओं का उद्देश्य संसाधनों के नियोजित उपयोग द्वारा तीव्र आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय प्राप्त करना रहा है। अलग अलग योजना का हमने अलग अलग उद्देश्य रखा, अलग अलग परसेंटेज के टारगेट रखे, और उनका जो एक ही उद्देश्य था, यानी कि उनका जो समग्र उद्देश्य की बात करें तो वो ये था कि आर्थिक विकास करना और सामाजिक न्याय को ना प्राप्त करना। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेरियस 5 ईयर प्लान, यानी कि जो अलग-अलग हमारी पंचवर्षीय योजनाएँ थी, उनके क्या उद्देश्य रहे हैं। टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी आर्थिक विकास और वृद्धि को प्राप्त करना। टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कृषि और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि करना। टू रिड्यूस पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इनइक्वालिटी, यानी कि गरीबी, बेरोजगारी और असमानता को कम करना। टू प्रमोट बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, यानी संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। टू इम्प्रूव लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल, लोगों के जीवन स्तर को सुधार लाना, जीवन स्तर में सुधार लाना। टू अचीव सेल्फ रिलायंस इन की सेक्टर, यानी कि प्रमुख क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, यानी कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास को प्रोत्साहित करना या उसको बढ़ावा देना। ये अलग अलग 5 ईयर प्लान के अलग अलग हमारे क्या रहे हैं, उद्देश्य रहे हैं। आप जानना चाहते हो संपूर्ण 5 ईयर प्लान्स के बारे में, संपूर्ण पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, तो हमारी जो 2 क्लास अपलोड है, संपूर्ण पंचवर्षीय योजना 1951 से 2017 तक इस तरीके से चली। बहुत छोटी-सी क्लास है, 25-30 मिनट की है, और 15-20 मिनट की हमारी आर्थिक नियोजन है, कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया है कि पंचवर्षीय योजना कैसे शुरू हुई। मैं आपको ये रिकमेंडेशन दूँगा कि आप इन दोनों क्लास एक बार गो थ्रू हो लिए। इस क्लास के बाद आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में अलग से पढ़ने की नीड नहीं है। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूँ। बात करते हैं सपोर्ट सर्विसेज ऑफ यूथ डेवलपमेंट, यानी कि जो युवा है उनके विकास के लिए कौन-कौन सी सपोर्टिव सर्विसेज है। यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम एट डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटीज, डिसिप्लिन, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन यंग पीपल, यानी कि जो यूथ डेवलपमेंट है, यानी कि युवा विकास जो कार्यक्रम है, उनका उद्देश्य है कि जो युवा है, युवा वर्ग है, उसमें लीडरशिप क्वालिटी लाना, यानी कि उसमें नेतृत्व गुणों का विकास करना, उनमें डिसिप्लिन लाना, सामाजिक ज़िम्मेदारी का उनमें लाना, और साथ ही में राष्ट्रीय इंटीग्रेशन में उनकी भावना उनमें लाना, ये इसके मुख्य उद्देश्य हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एनसीसी की, यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स या नेशनल कैडेट कोर जिसका नाम हुआ करता था। द एनसीसी इज़ ए यूथ ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड्स मिलिट्री ट्रेनिंग टू स्टूडेंट, यानी कि जो नेशनल कैडेट कोर है, ये एक युवा संगठन है जो कि छात्रों को सैन्य प्रशिक्षण प्रदान करता है। Its main objectives is to develop discipline, leadership, patriotism and a spirit of service among youth, यानी कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो युवाओं में अनुशासन लाना, नेतृत्व क्षमता का विकास करना, देशभक्ति की भावना लाना, और साथ ही में सेवा भावना को विकसित करना एनसीसी का क्या है, मेन उद्देश्य है। दूसरा बात करें एनएसएस, यानी कि नेशनल सर्विस सिस्टम। आप जिन भी स्कूलों में या कॉलेजों में पढ़ते हो, आपने इन चीज़ों के बारे में सुना भी है, और आप कहीं न कहीं इनके क्या रहे हो, पार्ट भी रहे हो या अभी भी होंगे। द नेशनल सर्विस स्कीम, यानी कि एनएसएस एम्स टू डेवलप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कम्युनिटी सर्विस एटीट्यूड अमंग स्टूडेंट, यानी कि जो एनएसएस है उसका जो मेन उद्देश्य है वो छात्रों में सामाजिक जिम्मेदारी और सामुदायिक भावना की, सेवा की भावना का क्या करना है, विकास करना है। It encourages youth to participate in social welfare activities like health awareness, literacy programs and rural development, यानी कि यह युवाओं को स्वास्थ्य जागरूकता, साक्षरता कार्यक्रम और ग्रामीण विकास जैसी जो गतिविधियां हैं उनमें भाग लेने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। इसका नाम ही है राष्ट्रीय सेवा
स्कीम यानी कि राष्ट्रीय सेवा योजना इसका क्या है, नाम है। अगला है स्काउट एंड गाइड, इसका भी आपने खूब नाम सुना है। द स्काउट एंड गाइड मूवमेंट फोकसेस ऑन कैरेक्टर बिल्डिंग, डिसिप्लिन, टीम वर्क एंड मोरल वैल्यूज, यानी कि जो स्काउट और गाइड गाइड आंदोलन है वो स्टूडेंट का चरित्र निर्माण, अनुशासन की भावना, टीम भावना और नैतिक मूल्यों के विकास पर क्या है, केंद्रित है। इट हेल्प्स यूथ बिकम रेस्पॉन्सिबल एंड सेल्फ रिलायंट रिलायंट सिटीजन, ये युवाओं को जिम्मेदार और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में क्या करता है, मदद करता है। अगला बात करें यूथ कैंप, यानी कि यूथ कैंप्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू प्रमोट लीडरशिप, कोऑपरेशन, कल्चरल एक्सचेंज एंड नेशनल इंटीग्रेशन अमंग यंग पीपल, यानी कि जो युवा शिविर है वो युवाओं में नेतृत्व की भावना, सहयोग की भावना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए क्या करते हैं, आयोजित किए जाते हैं। अगला है यूथ क्लब, यानी कि युवा क्लब। यूथ क्लब provide a platform for youth to participate in sports, cultural, educational and social activities, helping in overall personality development, यानी कि युवा क्लब युवाओं को खेल में, उनका सांस्कृतिक गतिविधियों में, शैक्षणिक और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने का अवसर प्रदान करते हैं ताकि उनके सर्वांगीण व्यक्तित्व का क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये वो सारी एक्टिविटी है जो यूथ का या यूँ कहे जो एक्सटेंशन करती है एजुकेशन का। समरी के तौर पे हम जान लेते हैं, जो एनसीसी है वो डिसिप्लिन और पैट्रियोटिज्म की बात करती है, यानी कि अनुशासन और देशभक्ति सिखाती है। एनएसएस की बात करें सोशल सर्विस यानी कि सामाजिक सेवा पर फोकस है। स्काउट एंड गाइड की बात करें कैरेक्टर बिल्डिंग यानी कि चरित्र निर्माण की भावना है। यूथ कैम्प की बात करें लीडरशिप और यूनिटी यानी कि नेतृत्व और एकता लाती है। और यूथ क्लब की बात करें तो ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व का विकास करने का काम करती है। अब हम बात करेंगे यूनिट 4 की, जिसमें हम एनजीओ को डिस्कस करने वाले हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं एनजीओ की। एनजीओ क्या होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संगठन, ऐसा संगठन जो सरकारी नहीं है। खूब नाम सुना आपने, एनजीओ एनजीओ खोल रखा है, एनजीओ है, तो आज बात कर लेते हैं एनजीओ की डिटेल में ही। एन एनजीओ यानी कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज ए वॉलेंटरी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क्स इंडिपेंडेंटली ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रमोट सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो एनजीओ है गैर सरकारी संगठन एक स्वैच्छिक गैर लाभकारी संगठन होता है जो सरकार से स्वतंत्र होकर सामाजिक कल्याण और विकास के लिए कार्य करता है। NGOs work for the upliftment of society by addressing issues like poverty, education, health, women empowerment, child welfare and rural development। यानी कि एनजीओ समाज की उन्नति के लिए या समाज के विकास के लिए जो गरीबी है, अशिक्षा है, स्वास्थ्य है, महिला सशक्तिकरण है, बाल कल्याण कार्यक्रम है और जो ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में क्या करता है, काम करता है। NGOs play an important role in bridging the gap between the government and the people, especially in rural and backward areas। जो एनजीओ है वो विशेष रूप से ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों में सरकार और जनता के बीच की दूरी को कम करता है, यानी कि उन दोनों के बीच में गैप फिलिंग का काम करता है, करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो बैकवर्ड लोग हैं, जो रूरल एरिया के लोग हैं, वो इन बातों से अवेयर नहीं होते, तो एनजीओ उनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एनजीओ की, यानी कि एनजीओ के प्रकार कितने होते हैं, यानी कितने तरह के एनजीओ लगभग होते हैं। एक होते हैं वेलफेयर एनजीओ यानी कि कल्याणकारी एनजीओ, वर्क फॉर बेसिक नीड्स लाइक फूड शेल्टर एंड हेल्थ, यानी कि ऐसे एनजीओ भोजन आवास और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए कार्य करते हैं। डेवलपमेंट एनजीओ यानी कि विकासात्मक एनजीओ फोकस ऑन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट सच एज एडुकेशन, स्किल ट्रेनिंग एंड लाइवलीहुड, यानी कि विकासात्मक जो एनजीओ होते हैं वो शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और आजीविका जैसे दीर्घकालिक जो विकास है उन पर ध्यान देते हैं। फिर होते हैं एडवोकेसी एनजीओज यानी कि अधिवक्ता एनजीओज, यानी कि रेज अवेयरनेस एंड फाइट फॉर राइट्स एंड सोशल जस्टिस। इस तरीके के एनजीओ जागरूकता लाते हैं या जागरूकता फैलाते हैं, ऐसे अभियान चलाते हैं और अधिकारों तथा सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष का काम करते हैं, यानी संघर्ष करते हैं। लोगों को न्याय दिलाना, लोगों को अधिकारों के लिए अवेयर करना, लोगों को सोशल जस्टिस के लिए संघर्ष करना, ये इन एनजीओज का काम होता है। एक होते हैं कम्युनिटी बेस्ड एनजीओज यानी कि सामुदायिक आधारित एनजीओ, वर्क एट द लोकल लेवल विथ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, यानी कि स्थानीय स्तर पर समुदाय की भागीदारी के साथ काम करते हैं। फिर आते हैं इंटरनेशनल एनजीओ यानी कि अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ,
और ऑपरेट इन मोर देन वन कंट्री, यानी कि ऐसे एनजीओ एक से अधिक देशों में क्या करते हैं, काम करते हैं, उनको इंटरनेशनल एनजीओ कहते हैं। अब बात करते हैं रोल ऑफ एनजीओज इन रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ग्रामीण विकास में एनजीओ का क्या रोल होता है, क्या भूमिका। प्रोवाइडिंग एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन सर्विसेज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी सेवा प्रदान करना इनका काम है। या ये सब करना, काम तो नहीं कहूँगा, ये सब करने में इनका बड़ा रोल है। प्रमोटिंग वीमेन एम्पावरमेंट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये महिला सशक्तिकरण और स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा देते हैं, प्रमोट करते हैं। जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट थ्रू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, यानी कि कौशल विकास कार्यक्रम चलाते हैं और उनके माध्यम से रोजगार सृजन करने का काम करते हैं। क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट गवर्नमेंट स्कीम्स एंड राइट्स, यानी कि सरकारी योजनाओं और जनता के अधिकारों के प्रति जागरूकता के अभियान चलाते हैं, जागरूकता फैलाते हैं। सपोर्टिंग एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड रूरल इंडस्ट्री, यानी कि कृषि, पशुपालन और ग्रामीण उद्योगों को सहयोग देने में भी इनका बड़ा रोल है। एनकरेजिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक सहभागिता और सतत विकास को क्या करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं या प्रोत्साहन करने में इनका बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब बात कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो लेवल के ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसको WHO कहते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स फॉर इम्प्रूविंग ग्लोबल हेल्थ स्टैंडर्ड, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन वैश्विक स्वास्थ्य स्तर में सुधार लाने के लिए कार्य करता है। It supports rural health programs, disease prevention, maternal and child health and health awareness। ये ग्रामीण स्वास्थ्य कार्यक्रमों, रोग निवारण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देने के वाले एरिया में स्पेशली काम करता है, या इन सारी बातों को ये मोटिवेट करता है। एक और बात करते हैं केयर की। केयर का पूरा नाम है कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर। ये यूएसए की एक, यू कह सकते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। केयर इज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर, यानी कि ये केयर का पूरा नाम कोऑपरेटिव असिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो कि गरीबी और भूखमरी को कम करने में, कम करने वाले क्षेत्र में क्या करता है, काम करता है। इट सपोर्ट्स रूरल डेवलपमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट, एजुकेशन एंड इमरजेंसी रिलीफ, यानी कि ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा और आपदा राहत के में सहयोग करता है, या यूँ कहे इन क्षेत्रों में ये स्पेशली काम करता है। फिर बात करते हैं यूनिसेफ की। यूनिसेफ पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। वर्क्स फॉर चाइल्ड वेलफेयर फोकसिंग ऑन न्यूट्रिशन, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन स्पेशली इन रूरल एंड अंडर डेवलप्ड एरियाज, यानी कि यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष बच्चों के कल्याण के लिए कार्य करता है और विशेष रूप से ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है। ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अगला है यूनेस्को, जिसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को प्रमोट्स एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, यानी कि शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति और संचार को बढ़ावा देने का काम करता है यूनेस्को। इट सपोर्ट्स लिटरेसी प्रोग्राम्स, कल्चरल डेवलपमेंट एंड एजुकेशन इन रूरल एरियाज। ये ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रमों को, सांस्कृतिक विकास कार्यक्रमों को और शिक्षा का को सपोर्ट करने वाले कार्यक्रमों में क्या करता है, काम करता है, या उनमें उनका ये समर्थन या मोटिवेशन उनका करता है। अगला आता है यूएनडीपी, यानी कि यूएनडीपी का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। वर्क्स फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी रिडक्शन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट थ्रू वेरियस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और मानव विकास के लिए विभिन्न विकास परियोजनाओं के माध्यम से क्या करता है, कार्य करता है। अगला बात करें क्राई, यानी कि चाइल्ड राइट्स एंड यू। क्राई इज ए नेशनल एनजीओ दैट वर्क्स फॉर चाइल्ड राइट्स, एजुकेशन, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। यानी कि जो क्राई है, जो एक राष्ट्रीय एनजीओ है जो कि बच्चों के अधिकारों, शिक्षा, स्वास्थ्य और शोषण शोषण से संरक्षण के लिए क्या करता है, कार्य करता है। यानी कि चाइल्ड, जो क्राई है वो स्पेशली चाइल्ड से के राइट्स के रिगार्डिंग काम करता है। फिर आता है हेल्प एज इंडिया, ये भी एक राष्ट्रीय स्तर का एनजीओ ही है, या यूँ कह सकते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन है। हेल्प एज इंडिया वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ एल्डरली पीपल बाय प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर,
सोशल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट सर्विसेज स्पेशली इन रूरल एरियाज, यानी कि हेल्प एज इंडिया बुजुर्गों के कल्याण के लिए कार्य करता है और विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा और सहायता प्रदान करने का काम करता है। इनके बारे में आपको इनके फुल नेम याद रखने हैं और बेसिकली इनका क्या रोल है वो आपको ध्यान में होना चाहिए। एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, राइट नोट ऑन दी फॉलोइंग, और जैसे आपको WHO, केयर, यूनिसेफ नाम लिखा है और 5-5 नंबर की आपसे क्या लिखवा ले, नोट लिखवा ले। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इस मामले में WHO का रोल समझाओ, इस मामले में केयर, यूनिसेफ, यूनेस्को का रोल समझाओ। तो डिटेल में भी आपको इनसे बात करनी होगी। तो आप इनके बेसिक मोटी-मोटी बातें भी जानोगे तो आप अपने आप मन से भी 4 बातें लिखने क्या बन जाओगे, एबल होंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपने पकड़ रखा है कि इनका काम क्या है, इस फील्ड में है और इस फील्ड में है तो ग्रामीण विकास के साथ आप इसको कनेक्ट करके बताओगे। यहाँ पे मैं समरी में बता देता हूँ। WHO ग्लोबल हेल्थ के रिगार्डिंग काम करता है, यानी कि वैश्विक स्वास्थ्य में काम करता है। केयर की बात करें तो पॉवर्टी एंड हंगर रिडक्शन का काम करता है, यानी कि गरीबी और भूख मरी उन्मूलन पे काम करता है। यूनिसेफ की बात करें तो चाइल्ड वेलफेयर यानी कि बाल कल्याण पे काम करता है। यूनेस्को की बात करें तो एजुकेशन एंड कल्चर के रिगार्डिंग, यानी शिक्षा व संस्कृति के रिगार्डिंग काम करता है। UNDP की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अर्थात सतत विकास के रिगार्डिंग काम करता है। क्राई की बात करें तो चाइल्ड राइट्स से रिलेटेड काम करता है, यानी कि बाल अधिकारों की बात करता है। और हेल्प एज इंडिया की बात करें तो एल्डरली वेलफेयर यानी कि जो वृद्ध कल्याण है उनके रिगार्डिंग ये क्या करता है, काम करता है। देखना मत भूलिएगा, इस पेपर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर का सेगमेंट है वो भी जल्दी अपलोड हो जाएगा। यदि आप लेट ये क्लास देख रहे हो तब तक अपलोड हो चुका है। यदि आप ताज़ा ही देख रहे हो तो हमारे प्लेलिस्ट के साथ आप स्टे ट्यून्ड रहिए। आपको डेफिनेटली वो क्लास देखनी चाहिए और मैं आपको इस पेपर के लिए ये 3 क्लास रिकमेंड कर रहा हूँ जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आपको पंचायती राज भी देखना चाहिए और आपको प्लानिंग भी देखनी चाहिए, ताकि इस पेपर की रिगार्डिंग जो 2 यूनिट है, यूनिट वाइज भी अगर आप जाना चाहो तो 2 यूनिट आपकी यहीं पे क्लियर हो जाएगी इन 3 क्लासों से, और एक ये जो कंप्लीट वन शॉट क्लास है इससे। इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की ज़रूरत मेरे ख्याल से नहीं पड़ेगी, एग्ज़ाम में आप एबल हो जाओगे। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, केवल व्हाट्सएप पे आपको कॉन्टैक्ट करना है। कोई क्वेरी हो तो आपका मोस्ट वेलकम है। और यहाँ तक क्लास देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे आप हमें ज़रूर फ़ॉलो कीजिए, हमसे जुड़िए और चैनल पे नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। आपका अपना करियर साथी हमेशा आपके लिए खड़ा है। धन्यवाद।